विद्यार्थियों, आज के अध्ययन की शुरुआत एक ऐसे शख्स के अध्ययन से करते हैं, उसके परिचय से करते हैं, जिनका नाम था फ्रांसिस बुकानन। जैसा कि आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं, फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक थे जो भारत में 1794 से लेकर 1815 तक बंगाल की चिकित्सा सेवा में रहे थे। ये एक चिकित्सक थे। इन्होंने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के शल्य चिकित्सक के रूप में भी कार्य किया था। फ्रांसिस बुकानन का अध्ययन हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? फ्रांसिस बुकानन राजमहल की पहाड़ियों में गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने जनजातियों का अध्ययन किया था, उनके व्यवहार के बारे में समझने की कोशिश की थी। इन्होंने ही कलकत्ता स्थित अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना की थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में यह राजमहल की पहाड़ियों में गए, वहाँ पर जाकर उनकी जीवन शैली का अध्ययन किया और उन्होंने ये पाया कि जनजाति के जो लोग हैं उनका रहन सहन अच्छा नहीं है। वह उनकी जीवन के रहन सहन के आलोचक थे। साथ ही उन्होंने यह भी माना कि वनों को कृषि भूमि में बदल देना चाहिए। यह उन्हीं का विचार था कि वनों को काटकर कृषि के लिए स्थल उपलब्ध कराने चाहिए। बुकानन के वंश का नाम हेमिल्टन था। इसी नाम के आधार पर उनको हम बुकानन हेमिल्टन भी कहते हैं। और 1815 ईस्वी में जब वो बीमार हो गए तो इंग्लैंड पुनः लौट गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत के जंगलों का अध्ययन किया, दौरा किया और यह सुझाव दिया कि यहाँ के जंगलों को काटकर कृषि क्षेत्र के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार फ्रांसिस बुकानन के ऊपर अगर आपको कोई टिप्पणी पूछी जाती है या छोटा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको निम्न तथ्यों को वहाँ पर बताना है और अपने उत्तर को लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसिस बुकानन ने जिन पहाड़ियों का दौरा किया वहाँ पर एक जनजाति निवास करती थी जिनका नाम है पहाड़िया जनजाति। तो पहाड़िया जनजाति के लोग कौन थे, किस प्रकार के थे, इसका हम अध्ययन करते हैं। ये पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल की पहाड़ियों में निवास करते थे। जैसा कि आपको यहाँ पर एक चित्र में राजमहल की पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है। ये जो पहाड़ियाँ हैं बहुत ही सुंदर है, व्यवस्थित है। इनका चित्रण 1782 ईस्वी में विलियम होजेज ने किया था। उनके इस चित्र को देखकर हमें लगता है कि राजमहल की पहाड़ियाँ कितनी घनी रही होगी, सुंदर रही होगी। इसके अलावा अन्य चित्र भी आप देख सकते हैं जो राजमहल की पहाड़ियों का हमें विस्तृत विवरण दिखाते हैं। इन्हीं पहाड़ियों में जो जनजाति निवास करती थी या इन पहाड़ियों के आसपास जो जनजाति निवास करती थी उसे पहाड़ी जनजाति कहते हैं। यह जनजाति जंगल में निवास करती थी और जंगल से ही अपनी आजीविका का स्रोत प्राप्त करती थी। इसी जंगल में ये रहते थे। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की वो कृषि करते थे जिसे हम झूमिंग कृषि कहते हैं या झूम कृषि कहते हैं। ये झूम कृषि क्या होती है? झूम कृषि से तात्पर्य ये है कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जनजाति के लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार जंगलों को साफ करके वहाँ पर अस्थायी रूप से कृषि करते हैं। 2 या 3 साल तक कृषि करते हैं क्योंकि जंगलों को साफ करने के दौरान उन्हें जलाते हैं। जलाने से जो राख प्राप्त होती है उसमें पोटाश की मात्रा होती है और इस पोटाश की वजह से वह भूमि उपजाऊ हो जाती है। 2-3 साल तक कृषि करने के बाद पुनः जब उसका उपजाऊपन कम पड़ जाता है तो उस क्षेत्र को छोड़कर वह आगे बढ़ते हैं, नए जंगल साफ करते हैं, नई कृषि करते हैं। इस प्रकार की जो कृषि होती है उसे हम झूमिंग कृषि कहते हैं। ये जो जनजाति के लोग थे, पहाड़ी लोग थे, ये महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, साथ ही बेचने के लिए रेशम के कोया इकट्ठा करते थे। वह काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी एकत्रित करते थे। लकड़ी से जो कोयला बना जाता है उसे काठ कोयला कहते हैं। इस प्रकार वो अपना आजीविका पूरी करते थे। ये पहाड़िया लोग इस राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वर्तमान में राजमहल की पहाड़ियाँ भारत के झारखंड राज्य में स्थित है और संथाल परगना के आसपास स्थित है। अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि पहाड़ी लोगों द्वारा ये जो जनजाति थी वो मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण क्यों करती थी, क्या कारण था कि वो मैदानी क्षेत्र पर हमले करती थी। उसके 3 या 4 कारण हैं, हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। साथ ही ये प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि पहाड़ी जनजाति के लोग मैदानी क्षेत्र में आक्रमण क्यों करते थे। आइए विद्यार्थियों देखते हैं। अभाव व अकाल के वर्षों में ये अपने आप को जीवित रखने के लिए पहाड़ों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में हमला करते थे, वहाँ से लूटपाट करते थे और अपनी आजीविका चलाते थे। तो पहला कारण हुआ कि अभाव व अकाल के समय में। दूसरा, मैदानी क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनको ये अपनी ताकत दिखाने के लिए भी समय समय पर आक्रमण करते थे। तीसरा कारण, इस जनजाति के लोग जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको अपनी राजनीतिक स्थिति बताने के लिए
वो उनसे राजनीतिक संबंध बनाए रखने के लिए भी इस प्रकार के हमले किया करते थे। चौथा कारण, जब ये हमले हुआ करते थे तो मैदानी क्षेत्र के जो जमींदार हैं वो अपनी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर देते थे, जिस कर का नाम है खिराज। खिराज कर देकर, पहाड़ी जनजाति लोगों को खिराज कर देकर वो अपनी शांति को बनाए रखते थे। साथ ही जो व्यापारी इन क्षेत्रों से निकलते थे, अपना माल ले जाते थे, वे भी पथ कर के रूप में, वर्तमान में जैसे हम टोल टैक्स देते वैसे पथ कर के रूप में ये व्यापारी लोग पहाड़ी जनजाति को धन देते थे और अपनी शांति व सुरक्षा को बनाए रखते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहाड़िया लोग मैदानी क्षेत्रों पर हमले क्यों करते थे और उसका क्या परिणाम होता था। आगे बढ़ते हैं। पहाड़िया लोगों के इस तरह के व्यवहार की वजह से सरकार परेशान थी, ब्रिटिश सरकार परेशान थी, ईस्ट इंडिया कंपनी परेशान थी। तो पहाड़िया लोगों व सरकार के बीच में किस प्रकार के संबंध थे, क्या नीति अपनाई गई, वह भी हम देखते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, प्रत्येक पंक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसे सुनने कर समझ कर आप नोट्स बनाते रहिए और याद करने का प्रयास कीजिए। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की नीति अपनाई। प्रारंभ में उन्होंने ये नीति अपनाई कि पहाड़ियों को बिल्कुल ही जड़ से समाप्त कर दिया जाए, उनका शिकार किया गया, उनका संहार किया गया। लेकिन दबाव की नीति कभी भी सफल नहीं होती है। इस नीति में परिवर्तन आया और एक जिला कलेक्टर थे जो कि भागलपुर के जिला कलेक्टर थे, जिनका नाम है ऑगस्टस क्लीवलैंड। उन्होंने शांति स्थापना की नीति अपनाई। आपसे पूछा जा सकता है कि पहाड़ी जनजाति के साथ शांति स्थापना की नीति किस व्यक्ति ने अपनाई, किसने शुरू की, तब आपको उत्तर लिखना है कि भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड। ऑगस्टस क्लीवलैंड ने 1780 के दशक में शांति की नीति अपनाई। इस नीति की क्या विशेषता थी? इस नीति के साथ जो पहाड़ी जनजाति के मुखिया थे उनके साथ व्यवहार किया गया, उनके साथ तय किया गया कि वे अपने लोगों को, अपनी जनजाति के लोगों के चाल चलन का ध्यान रखेंगे, वो किसी प्रकार के हमले नहीं करेंगे। और इसके बदले में सरकार ने इन मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया, एक वार्षिक रूप से राशि देना शुरू किया। और ये राशि किसके बदले में थी? ये राशि इस बात के बदले में थी कि आपके लोग किसी प्रकार के हमले नहीं करेंगे, आक्रमण की नीति नहीं अपनाएंगे। इस प्रकार की शांति की नीति किसने अपनाई? इस प्रकार की शांति की नीति ऑगस्टस क्लीवलैंड ने अपनाई। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे एक महत्वपूर्ण तथ्य है हल व कुदाल की लड़ाई। अब हल व कुदाल की लड़ाई से क्या तात्पर्य है? आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हल व कुदाल की लड़ाई स्पष्ट कीजिए, या हल व कुदाल की लड़ाई के कारण बताइए, हल किसका प्रतीक है व कुदाल किसका प्रतीक है। इन सभी तथ्यों को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने पहाड़ी जनजाति के बारे में अध्ययन किया। पहाड़ी जनजाति राजमहल की पहाड़ियों में रहती थी। यहाँ पर एक जनजाति और आ रही है जिसका नाम है संथाल। और ये संथाल जनजाति के जो लोग थे वो मैदानी क्षेत्रों में रहते थे, मेहनती थे, कृषि के कार्य करते थे और बड़े बड़े खेतों में काम करके अपनी आजीविका चलाते थे। संथालों के लिए आजीविका का स्रोत हल के रूप में माना गया है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में हल से कृषि की जाती है। संथाल लोगों ने राजमहल की जो निचली पहाड़ियों का क्षेत्र था वहाँ पर धीरे धीरे जंगलों को साफ करके कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। इस वजह से पहाड़ी जनजाति के लोग उनसे नाराज रहने लगे और उनको अब सिमट कर राजमहल की पहाड़ियों में और ऊपर की तरफ जाना पड़ा, भीतरी क्षेत्रों में जाना पड़ा। यही एक मुख्य कारण था जिस वजह से संथालों और पहाड़ी जनजातियों के बीच में युद्ध होने लगे, समस्या बढ़ने लगी। पहाड़िया लोगों को भीतर जाना पड़ा। पहाड़िया लोग झूम खेती करते थे, अब उनको झूम खेती करने के लिए क्षेत्र सीमित हो गए, वे आगे कृषि करने के लिए उनको क्षेत्र नहीं मिल पा रहे थे। और यहाँ पर एक तथ्य और है कि झूम खेती जो की जाती है वह अस्थायी रूप से की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, तो वहाँ पर हल से कृषि करना बहुत कठिन है। तो वहाँ पर कृषि का साधन होता है कुदाल, इसलिए पहाड़ियों के लिए प्रतीक के रूप में कुदाल को माना गया है। और संथाल लोग मैदानी क्षेत्र में कार्य करते थे, उनके प्रतीक के रूप में हल को माना गया है। इस प्रकार हल व कुदाल की लड़ाई लंबी चली, बहुत समय तक चलती रही। विद्यार्थियों, जिस प्रकार से पहाड़िया जनजाति राजमहल की पहाड़ियों में निवास करती थी, उसी प्रकार से एक जनजाति और थी जो अब बंगाल में आने लग गई थी, और ये जनजाति थी संथाल। 1780 के दशक के आसपास इन्होंने बंगाल में आना शुरू कर दिया था। बंगाल में आने के क्या कारण थे? यहाँ पर जो जमींदार लोग थे वो खेती करने के लिए इन्हें अपने आप बुलाते थे, किराए पे रखते थे, भाड़े पे रखते थे। साथ ही जंगल साफ करने के लिए भी इनको बुलाया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महलों में बसने हेतु प्रेरित किया। बुकानन के अध्ययन के समय हमने देखा था कि बुकानन का विचार था
कि जंगलों को साफ करके कृषि की जानी चाहिए। उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को यहाँ पर बंगाल में बुलाया, जंगलों को साफ करने के लिए, वहाँ पर बसने के लिए और खेती करने के लिए। इसीलिए 1832 के आसपास एक निश्चित भूभाग, जिसे दामिनी कोह कहा जाता है, संथालों के लिए निश्चित की गई, उनके रहने के लिए, खेती करने के लिए। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि दामिनी कोह क्या है, तब आपको लिखना है कि 1832 ईस्वी में जमीन के काफ़ी बड़े इलाके को संथालों के लिए घोषित किया गया, जिसे ही दामिनी कोह कहा जाता है। इसका हमने पहले भी अध्ययन किया था। विद्यार्थियों, संथालों ने कुछ समय तक खेती करी, जंगलों को साफ किया, लंबे समय के लिए वहाँ पर बसने लग गए। लेकिन संथालों के ऊपर भी अत्याचार होने लगे और उन्हें ये महसूस होने लगा कि उनके ऊपर ऊंचे कर लगाए जा रहे हैं। इसी कारण से उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की। आइए देखते हैं संथालों का विद्रोह क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे। पहला कारण, संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी, उस पर सरकार ने भारी कर लगाना शुरू कर दिया, इस वजह से वो नाराज थे। दूसरा, साहूकार, जिसके लिए दीकू शब्द काम में लिया गया है। हमने पूर्व में पढ़ा था कि बंगाल के इस क्षेत्र में बाहरी लोग जो भी आया करते थे, उन्हें दीकू के रूप में जाना जाता है। इनमें से ज़्यादातर साहूकार लोग थे और उन्होंने बहुत ऊंची दर पर संथालों को ऋण देना शुरू किया था। तीसरा बिंदु, दामिनी कोह जमीन पर जमींदारों ने अपने नियंत्रण का दावा करना प्रारंभ कर दिया था। जमींदारों के अनुसार दामिनी कोह जो जमीन थी वह संथालों की नहीं है, वह उनकी ज़मीन है। इस प्रकार उन्होंने इस जमीन पर दावा करना शुरू किया। इन्हीं कारणों की वजह से संथालों ने विद्रोह किया और 1850 के दशक तक संथाल लोग ये महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए, जहाँ उनको अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह करने का मानस बना लिया। संथालों का नेतृत्व करने के लिए जो व्यक्ति सामने आया, उसे सिद्धू मांझी के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर उनका चित्र देख रहे हैं, सिद्धू मांझी के नेतृत्व में संथालों ने विद्रोह किया और अंग्रेजों को परेशान करना प्रारंभ किया। आगे बढ़ते, 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण किया गया। यह जो विद्रोह हुआ उसका क्या परिणाम हुए, इस विद्रोह की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संथालों के लिए एक अलग से परगने का निर्माण किया, एक जिले का निर्माण कर दिया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र, जो कि भागलपुर और वीरभूम जिले को मिलकर बनाया गया, और उनके लिए संथाल परगना अलग से निर्मित किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि संथालों के विद्रोह के परिणाम स्वरूप उनके निवास के लिए अलग से जिला बनाया गया। अब हम देखते हैं कि देहात में विद्रोह किस प्रकार हो रहे थे। बम्बई दक्कन में भी विद्रोह हुए, उसके क्या कारण थे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बम्बई दक्कन विद्रोह के ऊपर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, उसके कारण पूछे जाएंगे, साथ ही दक्कन दंगा आयोग पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, यह जो आंदोलन था बम्बई दक्कन का, वो मुख्य रूप से कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था पूना जिले में। पूना जिले में भी एक बड़ा गांव है जिसका नाम है सूपा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बताना है बम्बई दक्कन के विद्रोह की शुरुआत पूना जिले के एक बड़े गांव सूपा से शुरू हुई थी। सूपा जो मुख्य रूप से एक विपणन केंद्र था, मंडी था, जहाँ पर अनेक व्यापारी व साहूकार आया करते थे, अपना व्यापार करते थे। यह दिन कौन सा था? विद्रोह का दिन था 12 मई 1875। विद्यार्थियों, यह दिनांक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि बम्बई दक्कन में विद्रोह की शुरुआत कब हुई, तब आपको बताना है कि शुरुआत हुई 12 मई सन 1875। इस दिन आखिर क्या घटनाक्रम हुआ? इस दिन किसानों ने साहूकारों से उनके बही खाते मांगे, साथ ही उनके ऋण बंधों की मांग करी। साहूकारों के नहीं देने पर उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया, बही खाते जला दिए, साहूकारों के मकानों को आग लगा दी, दुकानें लूट ली। इस प्रकार विद्रोह की शुरुआत होती है और यह विद्रोह जो था पूना के बाद में अहमदनगर की ओर बढ़ा। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर फैला। अगर आपसे पूछा जाए पूना के बाद दूसरा विद्रोह कहाँ पर हुआ, तो आपको बताना है अहमदनगर में हुआ। इस प्रकार बम्बई दक्कन में विद्रोह की शुरुआत हुई। यहाँ पर मुख्य तथ्य क्या क्या थे? यह मुख्य तथ्य थे कि आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आंदोलन की शुरुआत होती है पूना जिले के गांव सूपा से। ये दोनों तथ्य आपको ध्यान रखने। साथ ही ये दिन कौन सा था, तो ये दिन था 12 मई 1875 का। इसके बाद इसके आंदोलन की शुरुआत के बाद ये किस ओर आगे बढ़ा, तो ये आगे बढ़ा पूना से अहमदनगर। विद्यार्थियों, ये कुछ तथ्य हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। अब हम एक
बम्बई दक्कन में एक नई राजस्व प्रणाली की शुरुआत हुई थी, उसका अध्ययन करते हैं। ये नई राजस्व प्रणाली थी रेतवाड़ी व्यवस्था। आखिर ये प्रणाली शुरू क्यों हुई, इसके क्या कारण थे? तो एक अर्थशास्त्री हैं, जाने माने अर्थशास्त्री, ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, जिनका नाम है डेविड रिकार्डो। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से अर्थशास्त्री के विचारों के आधार पर नई राजस्व प्रणाली शुरू की गई, तो हमें उत्तर लिखना है डेविड रिकार्डो। 1820 के दशक में इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो एक जाने माने अर्थशास्त्री हुआ करते थे। इनके अनुसार इन्होंने जो विचार दिया वो क्या विचार था? उनका विचार था भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का हक ही होना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है? डेविड रिकार्डो के अनुसार प्रचलित समय में जमीन पर जो भू राजस्व वसूला जा रहा है उसके लिए यह तय किया जाना चाहिए कि औसत रूप से 10, 20, 30 सालों में औसत रूप से कितनी पैदावार हुई है और उस पैदावार को ध्यान में रखते हुए उस पर लगान निश्चित किया जाना चाहिए। ये विचार था डेविड रिकार्डो का। इन्हीं विचार को ध्यान में रखते हुए एक नई व्यवस्था, एक नई राजस्व प्रणाली शुरू की गई जिसका नाम है रेतवाड़ी व्यवस्था। क्या थी रेतवाड़ी व्यवस्था? कि 1820 के दशक में बम्बई दक्कन में लागू की गई। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा, रेतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई, तो आपका उत्तर होगा बम्बई दक्कन में लागू की गई। बम्बई दक्कन में हुई और कब हुई? यह हुई थी 1820 के दशक में। आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में या रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है, एक शब्द के प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है। इस व्यवस्था के तहत क्या क्या चीज़ें तय की गई कि जो राजस्व की राशि थी वो किसके साथ तय की गई? रैयत के साथ, किसान के साथ। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अंतर हम देख लेते हैं। हमने पूर्व में स्थायी बंदोबस्त पढ़ा है, इस्तिमरारी बंदोबस्त पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा था कि जो राजस्व की राशि थी वो जमींदारों के साथ तय की गई। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच में तय हुआ था कि कितना राजस्व लिया जाएगा। और यहाँ पर रेतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे किसान के साथ या रैयत के साथ तय की गई कि उनको कितना लगान या राजस्व चुकाना है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगाया गया। यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जमीन की अलग अलग तरीके, कोई बंजर है, कोई उपजाऊ है, सिंचित है, उनका उपजाऊ के आधार पर औसत उत्पादन का अनुमान लगाया गया। उसके बाद रैयत या किसान की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन करके राजस्व तय किया गया। ये रेतवाड़ी व्यवस्था की मुख्य बात है। और साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और तय की गई कि हर 30 साल में सर्वेक्षण कराकर राजस्व की दरें पुनः तय की जाएगी, पुनः निर्धारित की जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि स्थायी बंदोबस्त के तहत एक बार राजस्व निश्चित होने के बाद जब कभी भी कीमतों में उछाल आ रहा था तो सरकार को कीमतों के उछाल का फायदा राजस्व के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर डेविड रिकार्डो के विचारों को ध्यान में रखते हुए राजस्व की एक नई प्रणाली शुरू की गई जिसे रेतवाड़ी व्यवस्था कहा गया है। और इसमें तय किया गया कि हर 30 साल में सर्वेक्षण करके राजस्व की दर पुनः निर्धारित की जाएगी। साथियों, रेतवाड़ी बंदोबस्त के बाद राजस्व की मांग किस प्रकार हुई और किस प्रकार किसान कर्ज के चक्र में डूबते चले गए, आइए देखते हैं। यद्यपि रेतवाड़ी प्रणाली एक नई प्रणाली थी, इसके बावजूद भी राजस्व अधिक होने के कारण किसान गांव छोड़कर जाने लगे। राजस्व की जो मांग थी वो उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे थे। घटिया जमीन व कम वर्षा के कारण, साथ ही अकाल के समय में भी किसानों के सामने समस्या उत्पन्न हो गई थी कि किस प्रकार वो राजस्व चुकाए। राजस्व की जो वसूली हो रही थी वो कठोरता से की जा रही थी। अंग्रेज सरकार कठोरता से वसूल कर रही थी, अत्याचार कर रही थी। 1832 के बाद में कृषि की कीमतों में अचानक से गिरावट आ गई और इस गिरावट आने की वजह से कृषि उत्पादों की कीमतें भी गिरी। इससे किसानों की क्रय शक्ति प्रभावित हुई, कम हो गई। अब वह राजस्व की मांग को बिल्कुल पूरा नहीं कर पा रहे थे। अकाल से गांव बर्बाद हो गए। साथ ही साथ किसानों की एक मुख्य संपत्ति पशुधन होता है, वो भी अकाल की वजह से लगभग 1/3 पशुधन समाप्त हो गए, काल के ग्रास में चले गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह नई बंदोबस्त प्रणाली भी किसानों के लिए लाभकारी नहीं हो सकी, उनको फायदा नहीं पहुंचा सकी। आखिर किसान राजस्व नहीं चुका पा रहा था तो वह कर्ज के एक दुष्चक्र में फंस जाता है। किस प्रकार फंसता है देखते हैं। किसानों को जब राजस्व की वसूली कठोरता से की जाने लगी तो उन्होंने साहूकारों, ऋणदाताओं, उनके पास जाकर राजस्व की राशि जमा कराने के लिए कर्जा मांगा। जब उनको कर्जा मिल गया तो उन्होंने वह राजस्व चुका दिया।
लेकिन पुनः आने वाले समय में अकाल की वजह से या कृषि उत्पादों की कीमतों में कमी होने की वजह से उनको उत्पादन की पूरी राशि नहीं मिली, तो अगले वर्ष पुनः राजस्व चुकाने के लिए उन्होंने फिर ऋण लिया। इस प्रकार वो लगातार इस दुष्चक्र में फंसते गए, उनका ऋण बढ़ता गया और साहूकारों के चंगुल में पूर्ण रूप से फंस गए। विद्यार्थियों, इस प्रकार रैयतवाड़ी व्यवस्था के बावजूद भी किसान राजस्व की कमी व दुष्चक्र के वजह से बाहर नहीं निकल सके। अब हम इस बात पर अध्ययन करेंगे कि यह समय कपास के उत्पादन का समय भी था। यह समय ईस्ट इंडिया कंपनी में कपास व सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में जितनी भी कपास आयात की जा रही थी, कच्चे माल के रूप में मंगाई जा रही थी, वह सारी कपास का लगभग 3/4 भाग अमेरिका से मंगाया जाता था। अमेरिका में कपास का उत्पादन अधिक था और इंग्लैंड में या ब्रिटेन में कपास की पूर्ति अमेरिका से की जा रही थी। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। विद्यार्थियों, यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि कपास आपूर्ति संघ की स्थापना ब्रिटेन में कब की गई, तब आपको उत्तर बताना है 1857 में की गई। इसी के साथ एक तथ्यात्मक प्रश्न और है, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब बनाई गई? इसका उत्तर होगा मैनचेस्टर कॉटन कंपनी 1859 में बनाई गई। ये दोनों प्रश्न तथ्यात्मक हैं, आपको ध्यान में रहने चाहिए। पुनः एक बार इसका दोहरान करते हैं। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई? उत्तर 1857 में हुई। दूसरा प्रश्न, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब बनाई गई? उत्तर 1859 ईस्वी में बनाई गई। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों जो कंपनियां थी, कपास आपूर्ति संघ और कॉटन कंपनी, इसका बनाने का उद्देश्य क्या था? ये दोनों ब्रिटेन में बनाई गई थी और इन दोनों के बनाने का क्या उद्देश्य था? इनका उद्देश्य था कि दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, जिससे कि उनकी कंपनी का विकास हो। इनका उद्देश्य था दुनिया के हर भाग में कपास का उत्पादन हो, जिससे कपास सस्ती दरों में ब्रिटेन में उपलब्ध हो सके और ये कंपनियां अपना विकास कर सके, आगे बढ़ सके। साथियों, भारत की भूमि और जलवायु भी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त थी। 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो गया। यहाँ पे आपके लिए प्रश्न है कि अमेरिका में गृह युद्ध कब शुरू हुआ, तो उसका उत्तर होगा 1861। 1861 जब अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ, जैसा कि अभी हमने देखा था कि भारत में भी भूमि और जलवायु दोनों ही कपास के लिए उपयुक्त थी, यहाँ पर सस्ता श्रम उपलब्ध था। इस वजह से कपास उत्पादकों ने, कंपनी वालों ने भारत की ओर रुख किया, क्योंकि अमेरिका में युद्ध की वजह से वहाँ से कपास की आपूर्ति प्रभावित हो गई। ब्रिटेन में कच्चा माल प्राप्त होने में समस्या हो रही थी। इस वजह से जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे, वह कंपनी वाले थे, उन्होंने भारत से निर्यात करने के लिए कोशिश की, भारत में उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया। और यह समय लगभग 1862 ईस्वी में ब्रिटेन में जितना भी कपास जाने लगा, उसका 90% भारत से जाने लगा। इससे तात्पर्य यह हुआ कि अमेरिका में गृह युद्ध की वजह से भारत में कपास उत्पादन को बढ़ावा मिला। आप देख सकते हैं यहाँ चित्रों के माध्यम से भी कि किस प्रकार गाड़ियों के माध्यम से, बैलगाड़ियों के माध्यम से कपास की गांठें निर्यात के लिए आगे जा रही है। और इस समय भारत में कृषकों को उत्पादन में एकदम से लाभ होने लगा, उनकी आमदनी बढ़ने लगी। अब किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने, साहूकारों ने ऋण देना शुरू किया और दक्कन के जो रैयत थे उनको कपास उत्पादन के लिए ऋण दिया जाने लगा। एडवांस में, प्रति एकड़ एडवांस में 100 रुपये ऋण भी दिया जाने लगा। इससे हम ये समझ सकते हैं कि कपास उत्पादकों को कपास उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा। सरकार द्वारा किया जाने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया जाने लगा, साहूकारों द्वारा किया जाने लगा। लेकिन विद्यार्थियों, यह समय भी लंबे समय तक नहीं चल सका। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार ये जो ऋण का स्रोत था वो कैसे सूखा। क्योंकि 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ था और अब धीरे धीरे 1865 आते आते अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध की समाप्ति पर पुनः अमेरिका में कपास का उत्पादन शुरू होने लगा और ब्रिटेन कपास पुनः अमेरिका से आयात करने लगा। इस वजह से भारत का जो बाजार था, भारत का जो कृषक था, भारत की जो रैयत थी, उनका उत्पादन यहीं पर धरा रह गया। उनको खरीदने वाला कोई नहीं बचा। इस वजह से भारतीय व्यापार में गिरावट आई। जिस प्रकार पहले ऋण दिए जा रहे थे, अब वो ऋण बंद हो गए
और पुनः साहूकारों ने जो ऋण बकाया थे उनकी मांग करनी शुरू कर दी। और स्थिति यहाँ तक हो गई कि जिस किसान को 100 रुपये के मूलधन पर ब्याज दिया गया था वह ब्याज सहित लगभग 2000 रुपये हो गया था। अब किसान की स्थिति ये हो गई कि वह इस धन को, इस ब्याज को, इस राशि को पुनः चुकाने की स्थिति में नहीं था, और अगर उसको चुकाना है तो उसको ब्याज पर भारी रूप से ऋण लेना पड़ेगा, तभी वह चुका पाएगा। ऐसी स्थिति में टकराहट की स्थिति हो गई, किसानों द्वारा विद्रोह किए जाने लगे। इस स्थिति से निपटने के लिए अंग्रेज सरकार ने एक कानून पास किया जिसको हम परिसीमन कानून कहते हैं या लिमिटेशन कानून कहते हैं। यह परिसीमन कानून क्या है, आइए देखते हैं। 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया जिसमें यह कहा गया, क्या कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। पुनः ध्यान देना कि किन बातों पर विशेष जोर दिया गया कि ऋणदाता मतलब जो पैसा उधार दे रहा है वह व्यक्ति, साथ ही रैयत तात्पर्य किसान, इन दोनों के बीच में जो लेन देन हुआ है, जो बॉन्ड तैयार हुआ है, जो ऋण पत्र तैयार हुआ है जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, वो कितने समय के लिए वैलिड रहेगा, वह 3 वर्षों के लिए मान्य रहेगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि साहूकारों द्वारा जो ऋण दिया गया है वह 3 वर्षों में ही उनको पुनः वसूल करना है, उसको आगे नहीं बढ़ाना है। यह उद्देश्य के साथ परिसीमन कानून बनाया गया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो मूलधन 100 रुपये था उस पर ब्याज के साथ 2000 रुपये तक ब्याज हो रहा था। इससे किसान परेशान हो रहे थे। आखिर इसका उद्देश्य तो अच्छा था। क्या उद्देश्य था? कि बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना। ऋणदाता ज़्यादा समय तक ब्याज को संचित नहीं करे, इसलिए कानून लाया गया। लेकिन हर कानून का कोई न कोई तोड़ निकाल लिया जाता है। उसी प्रकार से इस कानून का भी दुरुपयोग किया गया। क्या दुरुपयोग किया गया? ऋणदाता हर तीसरे वर्ष नया बंध पत्र भरवाने लगे। 3 वर्ष होते ही ऋणदाता पुनः किसानों से एक नया बॉन्ड भरवा देते, एक नया ऋण पत्र लिखवा देते, उसमें पूर्व की जो 3 वर्ष की राशि थी मूलधन के रूप में जोड़ देते। इस प्रकार किसान पुनः उस चक्र में फंस जाता और कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाया। विद्यार्थियों, इस प्रकार रैयतवाड़ी प्रणाली के बाद भी किसानों को राहत प्राप्त नहीं हुई। कपास के उत्पादन में अधिकता आने के बावजूद भी पुनः अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त होने पर यह स्थिति खराब हो गई और किसान ऋण में फंसता चला गया। हमने अभी पहले पढ़ा था कि दक्कन में दंगे हुए थे सन 1875 में। बम्बई सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। भारत सरकार ने बम्बई सरकार पर दबाव बनाया कि इन दंगों का कारण क्या है, इसकी जांच कराइए। इसलिए उन्होंने एक दक्कन दंगा आयोग का गठन किया। आइए हम देखते हैं ये दक्कन दंगा आयोग क्या है। बम्बई दक्कन में 1875 में हुए दंगों की जांच के लिए भारत सरकार ने बम्बई सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों की जांच करे। 1878 में, ये सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको, कि 1878 में 1878 ईस्वी में आयोग ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश की। आपसे पूछा जाएगा दक्कन दंगा आयोग ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई? तो 1878 में प्रस्तुत की गई, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? इस रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी राजस्व मांग किसानों के गुस्से का कारण नहीं था। जैसा कि हमने देखा था कि बम्बई की पूना में सुपा गांव में किसानों ने विद्रोह कर दिया था, साहूकारों पर उनके बही खाते लेकर आग लगा दी थी, घरों को जला दिया गया था। तो रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी द्वारा जो राजस्व मांगा जा रहा है वह दंगे का कारण नहीं है। दूसरा क्या कहा गया कि जो सारा दोष है वो किसका है? सारा दोष ऋणदाताओं का व साहूकारों का है। यह इस रिपोर्ट में कहा गया कि ऋणदाताओं साहूकारों के ऋण मांगने की वजह से किसानों ने विद्रोह किया है। विद्यार्थियों, रिपोर्ट में तो यह तथ्य बताया गया, जबकि वास्तविक कारण यह नहीं था। वास्तविक कारण में कहीं न कहीं सरकार भी लिप्त थी। सरकार ने इस प्रकार का वातावरण बना दिया था कि किसान परेशान हो गए थे और अपना ऋण नहीं चुका पा रहे थे, क्योंकि राजस्व की मांग तो सरकार की ओर से ही की जा रही थी। विद्यार्थियों, इस प्रकार ये अध्याय हमने पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। इस अध्याय को समझने के बाद हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस प्रकार उपनिवेशवाद की वजह से भारत के देहातों में परिवर्तन आया, किस प्रकार राजस्व प्रणाली ने यहाँ के किसानों को ऋण के दुष्चक्र में फंसा दिया। और यद्यपि कपास उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन पुनः अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त होने पर भारत के किसान कर्ज के गर्त में डूब गए। विद्यार्थियों, एक नए अध्याय के साथ शीघ्र मिलेंगे, नए अध्याय को पढ़ेंगे।
तब तक आप निरंतर मेरे साथ जुड़े रहिए, अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।